हर रोज हम सुनते हैं बाजार में एफएनओ में जबरदस्त एक्शन था, ऑप्शंस ट्रेडर्स ने पैसे बनाए या कमाए। ये शब्द फ्यूचर्स और ऑप्शंस इतने आम हो गए हैं कि लगता है सब समझ रहे हैं, पर क्या वाकई हम जानते हैं कि पर्दे के पीछे का खेल क्या है? बिल्कुल। और आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और क्यों कोई एक को चुनता है और दूसरे को नहीं। तो चलिए जोखिम से जुड़े इस खेल के पहले खिलाड़ी से शुरू करते हैं, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स यानी वायदा अनुबंध। नाम से ही लगता है कि ये भविष्य का कोई पक्का वादा है। हाँ, और पक्का वादा ही इसका सबसे जरूरी पहलू है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी ब्रेड बनाने वाली कंपनी है जिसे 3 महीने बाद हजारों टन गेहूं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसे डर है कि कहीं उस समय गेहूं का दाम आसमान न छू रहा हो। दूसरी तरफ एक किसान है जिसे अपनी फसल बेचनी है और उसे डर है कि कहीं दाम गिर न जाए। अच्छा, तो मतलब दोनों को भविष्य की अनिश्चितता का डर है। सही। तो वो दोनों आज ही एक सौदा कर लेते हैं, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। वे तय करते हैं कि 3 महीने बाद किसान कंपनी को 20 रुपए किलो के भाव पर ही गेहूं बेचेगा, चाहे उस दिन बाजार में भाव 15 रुपए हो या 25। मतलब उन्होंने भविष्य की कीमत को आज ही लॉक कर दिया। एग्जैक्टली लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। तो ये तो एक दोधारी तलवार हुई। कंपनी ऊंचे दामों से तो बच गई, लेकिन अगर दाम गिर जाते तो उसे नुकसान होता, क्योंकि उसे महंगे भाव पर ही खरीदना पड़ता। हाँ, यहाँ कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है, ये एक मजबूरी है। बिल्कुल। और यही इसकी खासियत है। इस मजबूरी को दो तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले है हेजर्स, जैसे हमारी ब्रेड कंपनी, जो अपना जोखिम कम करने के लिए निश्चितता चाहते हैं। और दूसरे हैं स्पेक्यूलेटर्स। सट्टेबाज। हाँ, सट्टेबाज। अच्छा, वो इस खेल में कैसे आते हैं? उन्हें न तो गेहूं खरीदना है न बेचना है। वो सिर्फ कीमत की दिशा पर दांव लगा रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि गेहूं का दाम बढ़ेगा तो वो आज ही कम दाम पर खरीदने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, ताकि बाद में उसे महंगे में बेचकर मुनाफा कमा सकें। हाँ, और फ्यूचर्स में लेवरेज यानी कम पैसे लगाकर बड़ा सौदा करने की सुविधा होती है, जो उनके लिए बहुत आकर्षक है। तो फ्यूचर्स में सौदा पूरा करने की मजबूरी है, जो थोड़ा डरावना लग सकता है, खासकर अगर दांव उल्टा पड़ जाए। शायद इसीलिए आम निवेशक एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहते हैं जहां फायदा तो हो लेकिन नुकसान सीमित रहे, और यहीं पर ऑप्शंस की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ऑप्शंस इसी मजबूरी का तोड़ है। ऑप्शंस में आप एक सौदा करने का अधिकार खरीदते हैं, जिम्मेदारी नहीं। अधिकार, जिम्मेदारी नहीं? मतलब मान लीजिए आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर जो अभी 100 रुपए का है वो 1 महीने में 120 रुपए का हो जाएगा। आप उसका एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। ठीक है। यह ऑप्शन आपको अधिकार देता है कि आप 1 महीने बाद उस शेयर को 105 रुपए में खरीद सकते हैं, चाहे बाजार में उसकी कीमत कुछ भी हो। और इस अधिकार के लिए मुझे कुछ देना होगा? हाँ, एक छोटी सी रकम जिसे प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए 2 रुपए। ठीक है, तो अगर शेयर सच में 120 का हो गया तो मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उससे 105 में खरीदूंगा और तुरंत बेचकर फायदा कमा लूंगा। सही, लेकिन अगर शेयर 100 रुपए से नीचे चला गया तो मैं उस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। मेरा नुकसान सिर्फ उन 2 रुपए का होगा जो मैंने प्रीमियम में दिए थे। बिल्कुल। वाह, फायदा अनलिमिटेड और नुकसान लिमिटेड। सुनने में तो यही लगता है। लेकिन अगर ये इतना आसान है, कीमत बढ़ने पर पैसा बनाओ, नहीं तो छोटा सा प्रीमियम ही जाएगा, तो फिर 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस में पैसा गवाते क्यों हैं? इस कहानी में ऐसा क्या है जो हम देख नहीं पा रहे? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ एक छुपा हुआ दुश्मन है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, और वो है समय। समय। हाँ, समय। हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती है, अगर शेयर की कीमत आपकी सोची हुई दिशा में तेजी से नहीं बढ़ती तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम अपने आप गलने लगता है। वो एक बर्फ की सिल्ली की तरह है जो हर गुजरते पल के साथ पिघल रही है। इसे टाइम डिके या थीटा कहते हैं ना? बिल्कुल। तो आप सिर्फ कीमत की दिशा से नहीं लड़ रहे, आप समय के खिलाफ भी दौड़ लगा रहे हैं। ऑप्शन बेचने वाले, जिन्हें राइटर्स कहते हैं, वो इसी समय के पिघलने का फायदा उठाते हैं। वो प्रीमियम कमाते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक्सपायरी तक ऑप्शन बेकार हो जाए। और ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। तो भारत में इसकी जबरदस्त लोकप्रियता के पीछे सिर्फ इसका लचीलापन नहीं है। नहीं, भारत में जहां लोगों को छोटे निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने की चाहत है, ऑप्शंस एक लॉटरी टिकट की तरह लगते हैं। 2 रुपए लड़ाकर 15 रुपए बनाने का सपना, यही मनोविज्ञान इसे चला रहा है। और अब तो मोबाइल ट्रेडिंग एप्स ने इसे हर किसी की उंगलियों तक पहुंचा दिया है। सही कहा। और जैसे कॉल ऑप्शन, जिसे हम सीई भी कहते हैं,
दाम बढ़ने पर दाव लगाने के लिए है, वैसे ही पुट ऑप्शन यानी पीई दाम गिरने पर दाव लगाने के लिए होता है। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये दोनों एक्सचेंज पर होने वाले सौदे हैं, एक तरह का पब्लिक मार्केट प्लेस जहां सब कुछ स्टैंडर्ड है, नियम कानून तय हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी की जरूरतें बहुत खास हों, जैसे रेडीमेड कपड़ों की जगह किसी को अपनी नाप का सूट सिलवाना हो? बेहतरीन एनालॉजी, और यहीं पर फॉरवर्ड्स और स्वैप्स आते हैं। ये फाइनेंस की दुनिया के कस्टम मेड सौदे हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे समझिए जैसे आपने एक स्थानीय किसान से तय कर लिया कि आप दिवाली पर उससे 100 किलो गेंदे के फूल 50 रुपए किलो में ही खरीदेंगे, चाहे उस दिन मंडी में भाव 80 रुपए हो या 30। हाँ बिल्कुल, ये तो फ्यूचर्स जैसा ही लग रहा है। सिद्धांत वही है, पर फर्क यह है कि ये आप दोनों के बीच का एक निजी सौदा है। स्टॉक एक्सचेंज बीच में कहीं नहीं है। आप अपनी मर्जी से मात्रा, क्वालिटी और तारीख सब कुछ तय कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा है काउंटर पार्टी रिस्क। सही पकड़ा। मतलब ये डर कि कहीं सामने वाला मुकर ना जाए। हाँ, या दिवालिया हो जाए। यहाँ एक्सचेंज जैसी कोई संस्था गारंटी देने नहीं बैठी है, इसलिए ये खेल सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और बैंकों के बीच खेला जाता है जो एक दूसरे की साख को जानते हैं। अच्छा, और इस निजी दुनिया का एक और खिलाड़ी है स्वैप्स। ये क्या चीज है? स्वैप का मतलब है अदला बदली। कई बार ये बड़े खिलाड़ी कोई सामान नहीं बल्कि अपने जोखिम की ही अदला बदली कर लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने फिक्स्ड ब्याज दर पर लोन लिया है और दूसरी ने फ्लोटिंग पर। ठीक है। पहली को लगता है कि ब्याज दरें गिरेंगी और उसे नुकसान होगा, दूसरी को डर है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो वो दोनों एक स्वैप एग्रीमेंट कर लेते हैं? एक दूसरे की ब्याज की देनदारियों को आपस में बदल लेते हैं। हाँ। इस तरह दोनों ने बिना नया लोन लिए अपने अपने जोखिम को मैनेज कर लिया। ये बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक टूल है जिसका रिटेल बाजार से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि ये जोखिम से निपटने के 2 अलग अलग फलसफे नजर आते हैं। बिल्कुल। एक तरफ है एक्सचेंज पर होने वाले मानकीकृत सौदे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ये पारदर्शी हैं, सबके लिए खुले हैं और यहाँ एक्सचेंज की गारंटी होती है और इसीलिए ये आम लोगों तक पहुंच पाते हैं। सही। और दूसरी तरफ है निजी, दर्जी की दुकान जैसे बने सौदे, फॉरवर्ड्स और स्वैप्स। ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए हैं, जहां लचीलापन तो है पर खतरा और गोपनीयता भी ज्यादा है। और ये देखना दिलचस्प है कि भारत में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी ने एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले ऑप्शंस को दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव बाजारों में से एक बना दिया है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? जब हम देखते हैं कि भारत में ऑप्शंस ट्रेडिंग का वॉल्यूम दुनिया में सबसे ज्यादा है और साथ ही ये भी जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसमें पैसा गंवा रहे हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है, क्या हम वाकई में जोखिम को मैनेज कर रहे हैं या हम अनजाने में एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं जिसे बाजार की भाषा में ट्रेडिंग का नाम दे दिया गया है। इन इंस्ट्रूमेंट्स का असली मकसद क्या था और हम इन्हें किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फर्क शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है।